हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल का इंट्रो वीडियो देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अचर राशियाँ। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अचर राशियाँ यहाँ पर क्या होती हैं। तो जो अचर राशियाँ होती हैं वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं क्या कहलाती हैं? अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे यदि हम उदाहरण लें, जैसे यहाँ पर आप गिनती को भी समझ सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर गिनती है 1 से लेके अनंत तक, वो सब अचर राशियाँ होती हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर उदाहरण लेकर समझ सकते हैं, जैसे यदि हम संख्या 9 की बात करें तो संख्या 9 भी क्या है? एक अचर राशि है। और संख्या 8 इस प्रकार से और आगे बहुत सी संख्या, जैसे यदि हम संख्या 100 की बात करें तो 100 भी एक क्या है? अचर राशि है। यदि हम संख्या 1000 की भी बात करें तो 1000 एक क्या है? एक अचर राशि है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी संख्या होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, वे सब अचर राशियों में आती हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं। जैसे यदि हम 100 की बात करें तो 100 को हम 100 ही पढ़ेंगे और कोई संख्या तो पढ़ नहीं सकते। इसी प्रकार से यदि 8 है तो 8 को हम 8 ही पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो परिभाषा हो जाएगी कि वे राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे 8 है तो 8 तो निश्चित होगा, क्योंकि 8 को हम 8 ही पढ़ेंगे। 9 है यहाँ पर तो 9 को हम 9 ही पढ़ेंगे। जैसे यदि हम संख्या 11 की बात करें तो संख्या 11 भी क्या है? एक अचर राशि है। तो संख्या 11 को हम 11 ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं क्या कहलाती हैं? अचर राशियाँ कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं हम चर राशियाँ। तो यहाँ पर चर राशियाँ क्या कहलाती हैं? वे राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अचर राशियों में क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, लेकिन जो चर राशियाँ होती हैं उनमें क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। वे राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, यहाँ पर ए से लेके जेड तक जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब क्या होती हैं? चर राशियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी, इस प्रकार से ए से लेके जेड तक एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर इनमें क्या होता है कि इनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जैसे यदि हम किसी बहुपद की बात करें और उस बहुपद को हल करने पर, जैसे यहाँ पर हमने इस बहुपद को लिया कि x+2 बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे तो x का मान कितना हो सकता है? जैसे यहाँ पर x-2 ले सकते हैं तो इस तरफ आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 2 भी हो सकता है। और यदि हम और कोई बहुपद लें, जैसे यहाँ पर यदि हम 9x+9x-3 बराबर हम 0 लें, यदि हम इस बहुपद को हल करें तो यहाँ पर 9x बराबर इस तरफ 3 आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसके बाद जो गुणा की संख्या वो बटे में आ जाएंगी, तो 3 बटे यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जगह x का मान 2 आया और एक जगह x का मान यहाँ पर 1/3 आया। तो आपको ध्यान रखना है कि चर राशियों में के मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, लेकिन अचर राशियों के मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वे राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इनमें कभी x का मान कोई संख्या आती है, कभी कोई संख्या आती है, इनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तो वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं चर राशियाँ कहलाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ए से जेड तक जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट होते हैं वे सब चर राशियों में आते हैं। तो इस प्रकार से आपकी चर राशियाँ हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं हम बहुपद। इसके बाद हम बहुपद की परिभाषा यहाँ पर देखेंगे कि बहुपद आखिर में होता क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद। तो यहाँ पर जो बहुपद की परिभाषा है कि यहाँ पर एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजन जिनके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं एक चर वाले। जैसे यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया है चर राशियाँ। चर राशियाँ क्या कहलाती हैं? जिनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। और ए से लेके जेड तक जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वे सब चर राशियों में आते हैं। तो यहाँ पर एक चर वाले की बात है। जैसे एक चर कोई भी चर हो सकता है, जैसे x ले लें, यदि हम b ले लें, c ले लें, यहाँ पर y। जैसे यहाँ पर यदि हम x की बात करें,
जैसे हमने एक चर ले लिया x, तो यहाँ पर बहुपद की परिभाषा क्या है कि एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात देखना है। जैसे यदि हम x की ऊपर कोई घात नहीं है तो यहाँ पर x के ऊपर कितने की घात मानी जाती है, 1 की घात मानी जाती है। तो यहाँ पर चर की घात कैसी होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चर की घात क्या है, धनात्मक है। और कैसी होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक का मतलब यहाँ पर क्या है कि पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे पूर्णांक कोई भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, इस प्रकार से 1 से लेकर जो गिनती शुरू स्टार्ट होती है, ये जितने भी अंक होते हैं पूर्णांक होते हैं, 4, 5 इस प्रकार से और आगे तक की संख्या है। लेकिन यदि हम 1/2 की बात करें तो ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 0.5, 0.5, 1 से भी याद आता, ये पूर्णांक नहीं है। जितने भी पूर्ण अंक होते हैं वे पूर्णांक में आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात कैसी होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। घात यहाँ पर 1 की है तो चर की घात तो धनात्मक है, और पूर्णांक होना चाहिए। एक तो यहाँ पर पूर्णांक है तो यहाँ पर पूर्णांक है, तो इसको हम कह सकते हैं बहुपद है। जैसे हम एक आध उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे इस प्रकार से हम x² + 3 जैसे एक बहुपद ए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चर है, यहाँ पर एक चर x की बात है, एक ही चर है, और घात यहाँ पर क्या है, 2 है, घात 2 है, लेकिन ये धनात्मक भी है। चर की घात कैसी है, धनात्मक है, और पूर्णांक भी है 2, यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पर 2 पूर्णांक है। तो आपको कंडीशन क्या होना चाहिए बहुपद के लिए, कि एक चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी बहुपद में हमने इस प्रकार से लिख लिया कि x² + y + 3, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 चर हैं, एक चर x है और दूसरा चर यहाँ पर y है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक चर होना चाहिए। जैसे यदि हम y अकेला ले लें, y² + 6, तो एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात यहाँ पर क्या है, एक ही चर है y, और घात कितने की है, 2 की है, घात तो प्लस की है यहाँ पर। तो चर की घात धनात्मक होना चाहिए, यानी कि धन की होना चाहिए, और पूर्णांक होना चाहिए 2, यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, तो और बहुपद भी है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने बहुपद के बहुत सारे उदाहरण लिए हैं, यहाँ पर 5x, तो यहाँ पर भी 5x बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चर की घात धनात्मक है और यहाँ पर एक ही चर है और पूर्णांक भी है 1। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक चर है यहाँ पर, और चर की घात कैसी है, धनात्मक है, 2 धनात्मक संख्या, और क्या है, पूर्णांक भी है। और इसके बाद हम 8x² + 10 को भी देख सकते हैं, ये भी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चर एक ही चर है यहाँ पर x, और यहाँ पर घात क्या है, धनात्मक है, चर की घात क्या है, धनात्मक है, और यहाँ पर पूर्णांक भी है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक ही चर है, यहाँ पर y एक चर है, और घात यहाँ पर 1 की मान जाती है, तो एक धनात्मक संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है। तो ये क्या हो जाएंगे, बहुपद के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम बहुपद घातों के आधार पर कुछ प्रकार के होते हैं और कुछ पदों के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले हम घातों के आधार पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी बहुपद का हमने उदाहरण लिया, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 5x है, तो 5x क्या होगा, एक, यहाँ पर तो 1 की घात है, एक ही की घात मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के बहुपद क्या कहलाते हैं, घातों के आधार पर। तो यहाँ पर 1 की घात है, तो 1 की घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। जैसे यदि हमें इस बहुपद की बात करें 4y² + 6, तो ये किस प्रकार का बहुपद हो जाएगा, यहाँ पर घात कितने की है, 2 की है, तो इसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात है। इसके बाद जैसे यहाँ पर एक आध हम 3 की घात का उदाहरण ले लें, जैसे यहाँ पर 3x³ + 9, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घात कितने की है, 3 की है, तो यहाँ पर कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो इस प्रकार से घातों के आधार पर बहुपद यहाँ पर आपको 3 प्रकार से देखने को मिलेंगे। पहला होता है रेखीय बहुपद, इस प्रकार से यदि 1 की घात होती है तो वह कहलाता है रेखीय बहुपद, लेकिन 1 की घात यहाँ पर लगाई नहीं जाती। जैसे यदि हम 6x की बात करें
तो 6x भी एक क्या है, रेखीय बहुपद है, लेकिन एक की घात यहाँ पर लगाई नहीं जाती है। और यहाँ पर दूसरा होता है जो द्विघातीय बहुपद। यदि किसी बहुपद में 2 की घात है तो वह द्विघात बहुपद होता है। इसके बाद यदि किसी बहुपद में 3 की घात है तो वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तो घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार से होते हैं। पहला रेखीय बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद और तीसरा त्रिघातीय बहुपद। इसके बाद बहुपद हमें पदों के आधार पर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पदों के आधार पर बहुपद कैसे हम समझ, जैसे यहाँ पर यदि हम 9x की बात करें तो यहाँ तो एक ही पद है, तो इसको हम कहेंगे एक पदीय बहुपद, क्योंकि इसमें एक ही पद है। तो यहाँ पर एक पदीय बहुपद। इसके बाद यदि किसी बहुपद में 2 पद हैं, इस प्रकार से जैसे हम 9x + 3 ले लें तो यहाँ पर कितने पद हो जाएंगे, एक पद और एक 2 पद हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। इसके बाद किसी बहुपद में हमें इस प्रकार से देखने को मिलेंगे 9x², जैसे हमने यहाँ पर लिया, प्लस 6x + 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 पद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। तो इस प्रकार से जो पदों के आधार पर बहुपद होते हैं वो भी 3 प्रकार से होते हैं। यदि किसी बहुपद में एक ही पद है तो उसे हम एक पदीय बहुपद कहेंगे, और यदि किसी बहुपद में 2 पद हैं तो यहाँ पर उसको हम द्विपदीय बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से यदि किसी बहुपद में 3 पद हैं तो यहाँ पर हम त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर हमने घातों के आधार पर देखा कि घातों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर भी 3 प्रकार से होते हैं। यहाँ पर एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। इसके बाद हम थोड़ा सा शून्यक के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे शून्यक यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो शून्यक की परिभाषा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह मान जो बहुपद में, जैसे यहाँ पर यदि हम कोई एक बहुपद ले लें, यहाँ पर जैसे हमने x + 6 एक बहुपद लिया, वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमें बहुपद का मान क्या करना है, शून्य करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह -6 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x = -6 बहुपद में रखने पर। तो x की जगह हम x का मान कितना रखेंगे, -6। तो यहाँ पर हमने x की जगह x का मान -6 लिखा, +6 जाके था। तो यहाँ पर -6 + 6 घटाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तो यहाँ पर वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य कहलाता है। तो हमने मान क्या रखा है, x का मान -6 रखा, तो बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो शून्य के हमारा क्या होगा, x = -6, आपका शून्यक होगा। तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या है कि वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे हमने x की जगह x का मान यहाँ पर कितना रखा, -6, तो यहाँ पर क्या आ गया, शून्य हो गया। बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो वह क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जो मान हमने बहुपद में रखा वह क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम एक आध और उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। जैसे यदि हमने इस प्रकार से लिया होता है x + 9, और यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर शून्य करने के लिए हम x का मान क्या रखेंगे, -9 रखेंगे। तो हम लिखेंगे x = -9 बहुपद में रखने पर। तो हम x की जगह x का मान कितना रखेंगे, -9 और +9 जाके था। तो -9 और +9 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जो शून्यक होगा वो कितना होगा, x = -9। तो वह मान जो बहुपद में रखने पर, जैसे यहाँ पर हमने -9 रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या कहलाता है, शून्यक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, शून्यक कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर अचर राशियाँ। तो इस प्रकार से आपकी अचर राशियाँ हो जाएंगी। इसके बाद ये आपकी चर राशियों की डेफिनेशन हो जाएंगी। इसके बाद ये आपका बहुपद हो जाएगा, बहुपद की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर
घातों के आधार पर बहुपद हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पदों के आधार पर बहुपद हो जाएंगे और यहाँ पर ये आपका शून्यक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण में यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे x प्लस 2, ये आपका बहुपद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम x या x का मान यहाँ पर कितना रखते हैं, -2 रखते हैं। इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं, x या -2 प्लस 2 बराबर कितना बचेगा, 0। तो जो शून्यक होगा वो कितना होगा, -2 होगा, x बराबर -2। तो इस प्रकार से आपको इन सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को आपको नोट कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।